हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने मेंडल के द्वारा अपनाई गई संकरण की तकनीक के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार से दो पौधों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो आज हम मेंडल के वंशागति के प्रयोग शुरू करने वाले हैं। उनके मुख्य दो प्रयोगों में से हम सबसे पहला प्रयोग आज करेंगे, जिसका नाम है एकल संकर संकरण, जिसे इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। जैसे कि आप इसकी परिभाषा पहले भी पढ़ चुके हो शब्दावली में, कि ऐसा संकरण जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा उसे कहा जाएगा एकल संकर संकरण। यदि आप इसकी परिभाषा में विपर्यासी लक्षण बोलते हो तो विपर्यासी लक्षणों के साथ आपको लिखना पड़ेगा एक जोड़ी, यानी ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए या जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अगली पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाए उसे कहा जाएगा एकल संकर संकरण। अगर यहां पर आप विपर्यासी लक्षण न बोलकर केवल लक्षण लिखते हो तो आपको एक जोड़ी नहीं कहना, इसकी जगह क्या कहना होगा, हमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहा जाएगा, एकल संकर संकरण। तो इसकी दो परिभाषाएं किस प्रकार से बनेगी, वह संकरण जिसमें केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए या वह संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए उसे कहा जाएगा एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम मेंडल द्वारा इसमें किए गए प्रयोग का उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने किस पौधे पर किस प्रकार से प्रयोग किया होगा एकल संकर संकरण का। तो अब हम देखते हैं कि एकल संकर संकरण का एग्जाम्पल क्या होगा, उसे एक आरेख के द्वारा समझेंगे। तो मेंडल ने अपने इस प्रयोग के लिए दो पौधों का चुनाव किया। उन दोनों में से एक पौधे को माना नर और एक पौधे को माना मादा। उन दोनों में से एक जनक तो रहेगा शुद्ध रूप से लंबा पौधा। इन्होंने यानी शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस किससे करवाया था, शुद्ध बोने पौधे से। और आप पहले भी पढ़ चुके हो कि हम सबसे पहले संकरण में जो दो पौधे इस्तेमाल में लाएंगे उन दोनों पौधों को जनक पौधे कहा जाएगा, जनक पीढ़ी का हिस्सा होते हैं। इसीलिए हमें यहां पर P1 लिखना होगा, अर्थात ये पीढ़ी कौन सी होगी, पेरेंट्स अर्थात जनक। तो हमने कौन से जनक चुने, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा। इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। वो क्रॉस पर परागण के बाद ही संभव हो पाएगा। तो उस क्रॉस के बाद में आपको प्राप्त होगी F1 संतति और F1 संतति में अंत्य क्रॉस करवाने के बाद में प्राप्त होगी F2 संतति। चलिए पहले इनके बीच में क्रॉस देख लेते हैं कैसा होगा। उस क्रॉस को समझने के लिए हमें इनके जीनोटाइप लिखने होंगे। और आपको पता है जीनोटाइप में हम जीनी संरचना की बात करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है लंबा, लक्षण कौन सा आ गया, लंबा। लंबे लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा जीन करता है, हमेशा कैपिटल टी जीन। और कैपिटल टी जीन का युग्म विकल्पी कौन होगा, स्मॉल टी जीन, जो अप्रभावी यानी बोने लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। तो हम यहां ये भी देख चुके हैं कि लंबे वाला लक्षण तो यहां पर क्या रहेगा, प्रभावी, जबकि शुद्ध बोने वाला लक्षण यहां क्या रहेगा, अप्रभावी। लेकिन इसके बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हम F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पौधों को देखेंगे। यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं तो इसे माना जाएगा लंबे वाले को प्रभावी, और अगर बोने प्राप्त होते तब हम मानते कि बोने वाला लक्षण प्रभावी था। लेकिन अभी हमें पता चल चुका है कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे कौन से प्राप्त होने वाले हैं, लंबे। देख लेते हैं आगे क्रॉस कैसे होगा। लंबे वाले लक्षण का नियंत्रण किसने किया, कैपिटल टी जीन ने। और शुद्ध के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, अवस्था कौन सी होगी, समयुग्मजी। और समयुग्मजी अवस्था के लिए दूसरा टीबी कौन सा होगा, कैपिटल, यानी जीन हमेशा जोड़े में होंगे। और शुद्ध लंबे पौधे के लिए जोड़े के दोनों जीन कौन से होंगे, कैपिटल टी। वैसे ही शुद्ध बोने के लिए जोड़े के दोनों जीन कौन से होंगे, स्मॉल टी, क्योंकि यहां भी अवस्था कौन सी है, समयुग्मजी, तभी हमने पौधे को कैसा बोला, शुद्ध। अब इनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो संकरण में हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई था कि हमें नर पौधे के परागकणों का छिड़काव किसके ऊपर करना होगा, मादा पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र के ऊपर। फिर इनमें संकरण कंप्लीट हो जाएगा।
तो संकरण करवाने से पहले जब इनके युग्मक बनेंगे तो युग्मक बनते समय क्या होगा वो देख लेते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब भी युग्मक बनेंगे तो युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है हमेशा कोशिकाओं में? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। जैसे यहां पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। वैसे तो युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के कारण एक कोशिका से 4 बनते हैं, यहां पर जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग, अर्थात कैपिटल टी किससे अलग हो गया? कैपिटल टी से। ठीक ऐसे ही मादा युग्मक बनते टाइम में भी क्या होगा? स्मॉल टी जीन किससे अलग हो जाएगा? दूसरे स्मॉल टी से। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर किनका निर्माण हो रहा है? युग्मकों का। इसलिए मैंने साइड में लिख दिया युग्मक निर्माण। तो आप ये जरूर याद रखिए कि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के कारण जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे मेंडल ने पृथक्करण के नियम में स्पष्ट किया था, जो हम बाद में पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। अब देखते हैं, हमें युग्मक मिल चुके हैं। नर युग्मक हमेशा होंगे परागकण में और मादा युग्मक हमेशा पाए जाएंगे बेजांड के अंदर भ्रूण कोश में। तो हम नर युग्मकों का मिलन करवाएंगे मादा युग्मक से, तो आगे बीज का निर्माण होगा। यहां पर इसका आरेख देख लेते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो जो संतति आगे प्राप्त हो रही है, यानी जो बीज या पौधा आगे प्राप्त हो रहा है, उसमें एक जीन तो रहेगा प्रभावी वाला और एक रहेगा अप्रभावी, यानी एक लंबे वाला जीन और एक बोने वाला जीन। लेकिन इस बीज को जब उगाया गया तो ये पौधा हमें कैसा प्राप्त हुआ? लंबा। कारण आप जानते हो, क्योंकि यहां पर लंबे वाला जीन रहेगा प्रभावी और बोने वाला अप्रभावी। फिर अगर यही वाला नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो भी यही संभावना बनती और पौधा हमें अगली पीढ़ी में कैसा प्राप्त होता? लंबा। फिर अगर ये वाला नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो भी हमें पौधा कैसा प्राप्त हो रहा है? लंबा। और लास्ट में यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो भी हमें पौधा कैसा प्राप्त होता? लंबा। अब आपके सामने F1 पीढ़ी आ चुकी है और F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे। यहां से भी मेंडल ने एक नियम बनाया कि जो जनकों का लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा वो लक्षण तो होगा प्रभावी और जो नहीं प्रकट होगा वो होगा अप्रभावी। इसका मतलब यहां पर लंबे वाला लक्षण क्या रहेगा? प्रभावी। और लंबे वाला लक्षण यदि प्रभावी रहता है तो इसी के आधार पर आगे एक नियम बना, प्रभाविता का नियम, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो F1 पीढ़ी में यदि सारे पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं तो एक सवाल यहां पर जरूर उठता है कि क्या बोने वाला लक्षण इनमें आया नहीं होगा? क्या हमें जीन देखकर तो पता चल जाएगा कि सभी में लंबे वाला जीन भी है और बोने लक्षण वाला जीन भी है, लेकिन इन पौधों को सामने से देखने पर ये अपने लंबे वाले जनक के समान ही लंबाई के थे, तो हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि इनमें बोने वाला लक्षण आया है या नहीं। तो मेंडल ने ये पता लगाने के लिए कि क्या जनकों से बोने वाला लक्षण संतति में आया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने इस संकरण को थोड़ा आगे बढ़ाया और F1 पीढ़ी में उन्होंने अंत्यक्रॉस या स्वपरागण करवाया, जिससे उन्हें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बोने, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में बोने वाला लक्षण F1 पीढ़ी में आया तो था, लेकिन किसी कारणवश वो दिखाई नहीं दिया। और हम उस कारण को जानते हैं क्योंकि वो कैसा रहा था? यहां पर अप्रभावी, और प्रभावी वाले लक्षण ने उसे F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होने दिया। तो यदि पूछा जाए कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के बाद में F2 पीढ़ी क्यों प्राप्त की, तो केवल यही जानने के लिए कि क्या बोने वाला लक्षण F1 पीढ़ी में गया था या नहीं गया, क्योंकि F1 पीढ़ी में बोने वाला लक्षण दिखाई नहीं दिया था। F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे थे? लंबे। किसके समान? अपने इस प्रभावी जनक के समान। तो
हम आगे देख लेते हैं कि F2PD किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। आपने F2PD की परिभाषा भी पढ़ी होगी कि F2PD प्राप्त करने के लिए हमें F1PD के पौधों के बीच में अंतः क्रॉस करवाना होगा, और अंतः क्रॉस करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, स्वपरागण या परपरागण। तो आपको पता ही होगा अंतः क्रॉस करवाने के लिए हमें स्वपरागण करवाना होगा, और स्वपरागण हो रहा है तो नर युग्मक भी उसी पौधे के होंगे और मादा युग्मक भी उसी पौधे में बनेंगे। सिंपल सी बात है। अगर इस फूल को आप द्विलिंगी ही रहने देते हो और मटर का फूल है, तो इस मटर के फूल में फुल चांसेस यही रहेंगे कि परागकण इस फूल के इसी फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे। तो नर युग्मक तो इसमें बने, मादा युग्मक भी इसी फूल में बना, तो यहां पर किसी प्रकार की अलग से किसी और लक्षण के जुड़ने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से अगर स्वपरागण होता है तो स्वपरागण में नर युग्मक भी समान होंगे और मादा युग्मक भी समान होंगे। कैसे, उसे देख लेते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं F1PD। अब F1PD में हम करवाएंगे अंतः क्रॉस। इस F1PD के लिए हमने एक तरफ तो चुन लिया नर और एक तरफ चुन लिया मादा, या स्वपरागण कह दीजिए इसे। तो यहां भी किस प्रकार का पौधा रहेगा, अशुद्ध लंबा पौधा। यहां इसे आप अशुद्ध क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसमें एक जीन तो है प्रभावी और एक जीन है अप्रभावी। ठीक ऐसे ही मादा पौधा भी किस प्रकार का रहेगा, अशुद्ध लंबा। इसमें भी एक जीन कैसा होगा, प्रभावी कैपिटल टी, और एक कैसा होगा, अप्रभावी यानी स्मॉल टी। यहां इनमें जब आप अंतः क्रॉस करवाओगे तो अंतः क्रॉस या स्वपरागण के समय भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के कारण जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहां लिख देते हैं जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक बनते समय इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के कारण जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अर्थात नर युग्मकों में आधे जीन चले जाएंगे, सॉरी एक कैपिटल टी जीन चला जाएगा आधे नर युग्मकों में, और स्मॉल टी दूसरे आधे नर युग्मकों में। ठीक ऐसे ही मादा युग्मक बनते समय 50% युग्मकों में कौन सा जीन जाएगा, कैपिटल टी, और ठीक उसी तरह 50% युग्मकों में कौन चला जाएगा, स्मॉल टी। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ेंगे तो आगे नई संतति बनेगी, और उस संतति पीढ़ी को हम कहेंगे F2PD। चलिए उसे तैयार करके देख लेते। यदि ये कैपिटल टी जीन इससे जुड़े, अर्थात यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो हमें पौधा कैसा प्राप्त होता। हम जानते हैं कैपिटल टी के कारण पौधा कैसा होगा, लंबा। तो हम यहां पर लिख देते हैं पौधा कैसा प्राप्त हुआ हमें, लंबा। फिर आगे देखिए, अगर यही जीन या यही युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो भी पौधा कैसा हमें प्राप्त होता, लंबा। लेकिन अगर ये वाला युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़े तो यहां से आ जाएगा कैपिटल टी और यहां से आ जाएगा स्मॉल टी, यानी पहले आप प्रभावी जीन को ही लिखोगे तो ये भी पौधा कैसा प्राप्त होगा हमें, लंबा, क्योंकि कैपिटल टी आ चुका है। लेकिन अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़ता तो दोनों ओर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, अर्थात ये पौधा हमें कैसा प्राप्त होगा, बोना। तो F2PD में जाकर दोबारा से बोने वाला पौधा दिखा, इसका मतलब F1PD में बोने वाला लक्षण जरूर आया होगा, लेकिन किसी कारणवश वो वहां पे दिखाई नहीं दिया होगा, और कारण हमें पता है वो वहां कैसा रहा होगा, अप्रभावी। तो अब यहां देखिए, इस F2PD में हमें पहले तो ये पता करना होगा कि इनका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप यानी सामने से देखकर पता लगाना है कितने पौधे लंबे हैं और कितने पौधे बोने। तो सामने से देखने पर 3 पौधे हमें दिख रहे हैं लंबे और 1 पौधा दिख रहा है बोना। तो फिनोटाइप अनुपात क्या बन जाएगा इनका, फिनोटाइप अनुपात इनका रहेगा 3:1। क्यों रहेगा, क्योंकि 3 तो यहां पर किस प्रकार के पौधे होंगे, लंबे,
और एक पौधा कैसा होगा, बोना। यदि परसेंटेज में बात करें तो हमें 75% 75% पौधे कैसे मिलेंगे, लंबे, और 25% पौधे हमें कैसे मिलेंगे, बोने। ये तो हुआ इनका फिनोटाइप अनुपात। और अगर इनका जीनोटाइप अनुपात हमसे पूछा जाता है तो हमें इनके जीन देखने होंगे कि कौन सी अवस्था में है, तभी हम बता पाएंगे कि ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, यानी ये शुद्ध पौधे हैं या अशुद्ध। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले पौधे में दोनों टी कैसे हैं, कैपिटल, यानी प्रभावी जीन है, समान अवस्था है। इसका मतलब ये पौधा किस प्रकार का लंबा होगा, शुद्ध लंबा। फिर दूसरे वाले में देखिए, एक प्रभावी जीन और एक अप्रभावी जीन, इसलिए ये पौधा किस प्रकार का होगा, अशुद्ध लंबा। तीसरे वाले में भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो ये भी कैसा होगा पौधा, अशुद्ध लंबा। और लास्ट वाले में दोनों जीन अप्रभावी हैं लेकिन अवस्था तो समान है ना, इसीलिए ये समयुग्मजी है, अर्थात कैसा बोना पौधा माना जाएगा, शुद्ध बोना। अब हमें इनका अगर अनुपात निकालना हो तो इसे हम क्या लिखेंगे, जीनोटाइप अनुपात या जीन प्ररूप अनुपात। और जीनोटाइप अनुपात क्या बनेगा, जीनोटाइप अनुपात में हमें शुद्ध और अशुद्ध को अलग अलग लिखना होगा। तो जीनोटाइप अनुपात में 4 में से एक पौधा तो है शुद्ध लंबा, 2 पौधे हैं अशुद्ध लंबे और एक पौधा है शुद्ध बोना। तो इसका अनुपात क्या रहेगा, 1:2:1। ये एक किसके लिए लिखा हमने, शुद्ध लंबे पौधों के लिए। ये 2 किसके लिए लिखा हमने, अशुद्ध लंबे पौधों के लिए। और ये वाला एक अनुपात किसके लिए होगा, शुद्ध बोने पौधों के लिए। अर्थात अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 25% पौधे कैसे प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे, 50% पौधे कैसे प्राप्त होंगे, अशुद्ध लंबे, और 25% पौधे कैसे प्राप्त होंगे, शुद्ध बोने। यहां जब बोने वाला लक्षण दिखा तब मेंडल ने इस चीज को कहा कि F1PD में बोने वाला लक्षण आया था लेकिन वो किसी कारणवश दिखाई नहीं दिया। तो ये इनके अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात याद रखिए 3:1, यानी 75% पौधे लंबे और 25% बोने। जबकि जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, यानी 25% शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे और 25% शुद्ध बोने। तो इन दोनों में अंतर क्या रहेगा, आपको जीनोटाइप अनुपात बनाते समय हमेशा जीन देखने होंगे और शुद्ध और अशुद्ध अवस्था लिखनी होगी, तब जाके माना जाएगा जीनोटाइप अनुपात। और अगर आप शुद्ध और अशुद्ध को नहीं लिखते, केवल लंबे और बोने का ही अनुपात बना रहे हो, तो वो अनुपात सामने देखकर बनाया जाएगा लक्षणों को, इसीलिए इसे फिनोटाइप अनुपात या लक्षण प्ररूप अनुपात कहा जाएगा। तो ये हुआ हमारे F2PD प्राप्त करने का आरेख। अब एक वैज्ञानिक थे रेजिनाल्ड सी पनेट, जिन्हें RC पनेट कहा जाता है। उन्होंने जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए या जीनोटाइप को प्रदर्शित करने के लिए इस आरेख के अलावा एक पनेट वर्ग बनाने की सलाह दी। उन्होंने एक स्क्वायर बनाया, एक वर्ग बनाया, उस वर्ग को आगे चलकर पनेट वर्ग कहा गया। उस पनेट वर्ग में हमें युग्मकों के आधार पर डिब्बे बनाने पड़ेंगे। अगर युग्मक भी 2 जोड़ी हैं तो डिब्बों की संख्या भी कितनी होगी, 4। और यदि युग्मक इससे ज्यादा हो तो उसके स्क्वायर में डिब्बे होते जाएंगे, जो हम द्विसंकर संकरण में जरूर बात करेंगे। अभी हम केवल इसी F2PD प्राप्त करने का आरेख मिटाकर इसकी जगह पनेट वर्ग बना के देख लेते हैं कैसे बनता है पनेट वर्ग। तो एक बार मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात को मिटा रहा हूं। यहां तक की बात हमें पहले पता लग चुकी है कि हमारे पास F1PD में जो भी पौधे प्राप्त हुए थे वो जीन प्ररूप के अनुसार किस प्रकार के होंगे, अशुद्ध लंबे, लेकिन लक्षण प्ररूप के अनुसार यानी सामने से कैसे दिखाई दे रहे थे, लंबे। तो इन अशुद्ध लंबे पौधों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया
तो युग्मक बनते समय पहले हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हुए और आधे आधे युग्मकों में चले गए। तो कौन कौन से युग्मक प्राप्त हुए? नर युग्मकों में हमें कौन से प्राप्त हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन वाले। मादा युग्मकों में भी कौन से प्राप्त हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। अब इनसे हम आरेख ना बनाकर पनेट वर्ग बनाते हैं, जो आरेख का ही सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा, यानी आरेख की जगह आप उसे भी बना सकते हो। तो पनेट वर्ग की एक शर्त होगी कि पनेट वर्ग बनाते समय हमें ऊपर की ओर क्षैतिज लाइन में तो लिखने होंगे नर युग्मक, जबकि बाईं ओर इस तरह से लंबवत हमें लिखने पड़ेंगे मादा युग्मक। ध्यान दीजिए, नर युग्मक हमें कहां पे रखने पड़ेंगे? ऊपर की ओर क्षैतिज लाइन में, और मादा युग्मक कहां रखने पड़ेंगे? लेफ्ट साइड की ओर, नीचे लेफ्ट साइड की ओर लंबवत रूप में। नर युग्मक हमारे पास कौन कौन है? कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख देते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो पहले से जोड़े से अलग हो चुके हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। फिर यहां पर हमारे पास मादा युग्मक भी कौन है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि मादा पौधे से बने हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनसे आगे पौधे कौन से प्राप्त होंगे? तो अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़े तो पौधा कैसा होगा? शुद्ध लंबा। अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से जुड़े तो पौधा कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जुड़े तो भी पौधा कैसा होगा? अशुद्ध लंबा, क्योंकि एक जीन प्रभावी है और एक अप्रभावी अवस्था असमान है, विषम युग्मजी है। और अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से जुड़ता तो जो पौधा आगे उत्पन्न होता उस बीज से वो कैसा होता? बोना। तो यहां पर बोने वाला पौधा रहेगा केवल 25%, लंबे वाले रहेंगे 75%, उनमें से भी 25% तो कैसे होंगे? कुल में से शुद्ध लंबे, और 50% पौधे कैसे होंगे? अशुद्ध लंबे। तो जीनोटाइप अनुपात बनेगा 1:2:1, जबकि फिनोटाइप अनुपात बनेगा 3:1। तो ये था मेंडल का एक संकर संकरण का नियम, एक संकर संकरण का प्रयोग। और इस प्रयोग से मेंडल ने आगे चल के दो नियम प्रतिपादित किए। एक था प्रभाविता का नियम और एक था विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, या उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इन नियमों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इन प्रयोगों को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इससे और भी कई एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे आप यहां पर लंबाई वाले लक्षण को छोड़ दीजिए, लंबाई वाले लक्षण की बजाय आप यहां पर बीजों की आकृति का लक्षण चुन लीजिए। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको उसके बारे में बता भी देता हूं। यदि आप बीजों की आकृति को चुनते हो तो बीजों की आकृति एक लक्षण होगा जिसके दो विपरीत लक्षण होते हैं। कौन कौन से? गोल बीज और झुर्रीदार बीज। इनमें से एक पौधे को तो आपको मानना होगा नर और एक को बनाना होगा मादा। यहां पर गोल बीज वाले पौधे पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, ठीक वैसे ही झुर्रीदार बीज वाले पौधे भी पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। अब इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करवाओगे। गोल बीज को नियंत्रित करने वाले जीन को आर से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल आर से, जबकि झुर्रीदार बीज वाले को स्मॉल आर से। अवस्था आपको पता है समयुग्मजी, तभी शुद्ध लिखा। तो दूसरा आर भी कैसा आएगा? यानी युग्म विकल्पी भी कैसा होगा? समान होगा, कैपिटल आर। इसका युग्म विकल्पी भी कैसा होगा? स्मॉल आर। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक बनते समय, तो युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के कारण जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और आधे आधे युग्मकों में चले जाएंगे। एक और तो बन जाएंगे नर युग्मक और एक और बन जाएंगे मादा युग्मक। फिर ये नर युग्मक लगातार मादा युग्मकों से जुड़ेंगे और F1PD में आपको सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे? गोल बीज वाले, लेकिन शुद्ध नहीं होंगे बल्कि सारे कैसे होंगे? अशुद्ध पौधे। फिर उनके बीच में जब आप स्वपरागण करवाओगे या अंतःक्रॉस कराओगे तो F2PD में आपको पता है कि 75% पौधे तो कैसे बीजों वाले प्राप्त होंगे?
गोल बीज वाले, और 25% पौधे कैसे होंगे, झुर्रीदार बीज वाले, जिनका फिनोटाइप अनुपात क्या रहेगा, 3:1। जबकि अगर जीनोटाइप अनुपात पूछा जाए तो 25% होंगे शुद्ध गोल बीज वाले, 50% होंगे अशुद्ध गोल बीज वाले, और 25% होंगे शुद्ध झुर्रीदार बीज वाले। तो इस प्रकार से इनका अनुपात बन जाएगा। आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। मेंडल द्वारा चुने गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं, उनमें किसी भी लक्षण का एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संकरण करवाइए और F1 और F2 PD प्राप्त कीजिए और F2 PD का फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात बताइए। यहां पर अगर पूछा जाए F1 PD का अनुपात क्या होगा तो वो 100% रहेगा, क्योंकि F1 PD में पौधे सामने से देखने पर आपको लंबे प्राप्त हो रहे थे, तो 100% पौधे कैसे हैं, लंबे। और अगर जीन देखो तो वो भी तो अशुद्ध लंबे हैं, तो 100% कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अगली वीडियो में बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। थैंक यू सो मच।